हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ओके। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और हिस्ट्री और पॉलिटी की, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो इसमें हम सारे चैप्टर्स पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, वन बाय वन। ओके। और इसी सीक्वेंस में आज जो चैप्टर हमें करना है वो है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बताना क्या इसमें विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अच्छा, इनमें से कौन सा सही है। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, 1833 में विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल डिक्लेयर किया गया इंडिया का। सो ये भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। सो हियर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो इकोनॉमिक इंपैक्ट का नहीं है, बट आई थिंक कुछ क्वेश्चंस लग रहा है किसी और चैप्टर के आगे हैं, बट कोई नहीं, हमें तो सब कवर करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको हैंडल करेंगे। ओके, विथ किलर इंस्टिंक्ट। जो सामने आएगा उसे फिनिश कर देना है। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट। किसने डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया था। इट्स वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी, राइट। अगर ये क्वेश्चन आए कि किसने डुअल गवर्नमेंट को इंपोज किया था, डुअल गवर्नमेंट और डायरकी, both are same, right? So it was dual government or diarchy, both are same. So it was imposed by Robert Clive in 1665. डुअल गवर्नमेंट को लगाया किसने था, कौन लेकर आया था, किसने इंपोज किया था, रॉबर्ट क्लाइव इन 1765। 1765। And who abolished dual government? Abolished by here Warren Hastings, right? Abolished by Warren Hastings in 1772. Okay. रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया वॉरेन हेस्टिंग as the Governor General of Bengal, right? And he abolished dual government. So, here the answer option C is the right answer. Okay. Now, next question on your screen is the dual system of governance in Bengal was enforced by। वही मैंने आपको तो इससे पहले एक्सप्लेन कर ही दिया सारा। तो इसमें पूछ रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि किसने उसको हटाया था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने इम्पोज किया था, किसने एनफोर्स किया था। सो हमने अभी डिस्कस किया, इट वाज रॉबर्ट क्लाइव। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Dual system of governance in Bengal was enforced by Robert Clive. In which year? Year भी कभी कभी पूछता है, in 1765. Okay. Now, next question is, the first Indian ruler who joined subsidiary alliance was। पहला रूलर जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, इस पे सिग्नेचर किया, वो कौन था। इट वॉज निजाम ऑफ हैदराबाद। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कौन लेके आया था, इसको लेकर आया था वेलेस्ली, राइट। और पहला स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, इट वाज हैदराबाद। उसके बाद किसने किया, मैसूर।
then Tanjore, then Awadh, right? And then पेशवा बाजीराव सेकंड. ये सारे रूलर्स, मतलब जितने पावर्स ने सिग्नेचर किया मैंने आपको सब बता दिया. फर्स्ट, पहला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन वाज हैदराबाद. और कब इसने सब्सिडरी अलायंस पे सिग्नेचर किया था? हैदराबाद ने कब इसे एक्सेप्ट किया था? इन 1798, राइट? सो हियर बी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who introduced the permanent settlement in Bengal? ओके, मुझे लग रहा है वो 4 क्वेश्चन मिसप्रिंट होके आ गए. वो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल उस टॉपिक से नहीं थे. यहां से ये मतलब दिस वन इज फ्रॉम दैट टॉपिक, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. ओके, बट एनीवे हमें तो सारे क्वेश्चन करने हैं. हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था बंगाल में? इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट? क्या है परमानेंट सेटलमेंट? इट वाज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, राइट? वे टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट. किसानों से टैक्स वसूल करने का तरीका था परमानेंट सेटलमेंट, राइट? और इसे कब लाया गया? इन 1793. इसे 1793 में इंपोज किया गया. कहां पर, किन किन एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट को इंपोज किया गया? इन एरियाज लाइक बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड डिस्ट्रिक्ट like Varanasi and Gazipur in UP. Okay, वाराणसी एंड गाजीपुर आर 2 cities in UP. वाराणसी तो आपको पता ही है, जहां से मोदी जी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, और उसके पास ही है गाजीपुर. तो इन सारे एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट इंपोज किया गया, राइट? इसमें होता क्या था? इसमें किसानों से टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जमींदार को दी गई, लैंडलॉर्ड, राइट? जमींदार. और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पे उसकी प्रोप्राइटरशिप जमींदार को दे दी गई, मतलब उसका मालिक जमींदार को माना गया. सो दिस वाज द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. मतलब जितना इससे क्वेश्चन आता है वो सब मैंने बोर्ड पे लिख दिया. तो यहां इसका आंसर क्या है? हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? इट वाज ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हाँ वही बात जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था. किसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ? परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ लैंडलॉर्ड, पीजेंट, वर्कर, ट्रेडर? नो, इट वाज मेड विथ लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड के साथ. मतलब ये एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? ये एग्रीमेंट होता था लैंडलॉर्ड के साथ, यानी जमींदारों के साथ. और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उस एरिया में जो उनको दिया जा रहा है वहां से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना, राइट? सो दिस वाज द एग्रीमेंट मेड विद द जमींदार. इसीलिए इसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, राइट? सो परमानेंट सेटलमेंट वाज आल्सो नोन एज द जमींदारी सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया 1793, राइट? 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट सेटलमेंट को. एक साथ मैंने सारा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. और देखो वन बाय वन वही सारे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं. तो बेसिकली इससे यही जो फैक्ट है वो कॉमनली इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, राइट? जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हु अमंग द फॉलोइंग were associated with the introduction of Rayatwadi settlement in India during the British rule? Okay, अच्छा, मतलब यहां पे 3 नाम दिए हुए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन रैयतवाड़ी, मतलब जिसे इंग्लिश में रॉयतवाड़ी कहते हैं, राइट?
रॉयटवाड़ी सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रॉयटवाड़ी और रैयतवाड़ी इसे हिंदी में बोलते हैं, राइट। ये कैसा सेटलमेंट था? इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीसेंट। ये भी किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका था, राइट। इसमें क्या होता था, रॉयट और हिंदी में इसे बोलते हैं रैयत, राइट। रैयत किसे बोला जाता है इंडिया में? पीजेंट, राइट। रैयत मींस पीजेंट। तो ये कैसा सेटलमेंट था? इसमें सीधे किसानों से गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती थी और सीधे किसानों से लैंड रेवेन्यू टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाता था। इसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता था। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार है, तो यहां बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, राइट। मतलब देयर वाज नो मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीजेंट। टैक्स वाज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। ये था रॉयटवाड़ी सेटलमेंट। और इसे किसने स्टार्ट किया था? जैसे परमानेंट सेटलमेंट पर हमने देखा कि वो कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, रॉयटवाड़ी सेटलमेंट इसे किसने शुरू किया था? सो इट वाज कॉर्नवालिस तो नहीं है, अलेक्जेंडर रीड, यस, एंड थॉमस मुनरो। ओके, सो बेसिकली इट वाज थॉमस मुनरो असिस्टेड बाय अलेक्जेंडर रीड। तो रॉयटवाड़ी सेटलमेंट से किन दोनों लोगों के नाम जुड़े हुए हैं? इट वाज अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। आपको ये याद रखना है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज 2 and 3, option C. Okay, option C is here right answer. Now next question on your screen is, again, permanent settlement and Rajwari settlement of land revenue were introduced respectively in, okay, परमानेंट सेटलमेंट कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया और राजवाड़ी सेटलमेंट कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया? परमानेंट सेटलमेंट तो मैंने आपको बताया ही, राजवाड़ी में एरिया में डिस्कस करना भूल गया। इट वाज मद्रास, बॉम्बे एंड असम, राइट। इन सम पार्ट्स ऑफ असम, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल आल्सो, राइट, जहां पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। सो यहां पे क्या पूछा है कि परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट किस किस एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। सो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, यस, बंगाल है ये, एंड मद्रास, पहला ऑप्शन ही सही है। मद्रास एंड पंजाब नो, परमानेंट सेटलमेंट मद्रास में कभी नहीं इंपोज किया गया। मद्रास एंड बंगाल, पंजाब एंड बंगाल नो, राइट आंसर इज ओनली ऑप्शन ए। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ यूपी, स्पेशली ईस्टर्न यूपी, जैसा मैंने बताया वाराणसी एंड गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। और रायटवाड़ी सेटलमेंट ये कहां पे इंपोज किया गया था? इन मद्रास एंड बॉम्बे, इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस। इनफैक्ट थॉमस मुनरो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने इसे इंपोज किया, वो मद्रास का गवर्नर ही था उस समय, राइट। और असम के कुछ पार्ट में भी रायटवाड़ी सेटलमेंट को इंपोज किया गया था। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अभी हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया, इट वाज रायटवाड़ी, राइट। थॉमस मुनरो, इसका नाम किस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है? रायटवाड़ी, राइट। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The Ratwari settlement was introduced by the British in the, अभी हमने इसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया, किन दो जगहों पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल, मद्रास नो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? मद्रास में भी इंट्रोड्यूस किया था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में दोनों एक साथ लिखा है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट। सो कहां पे हमने रैयतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था? इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड द रायतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन, ओके, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। अभी इसको हमने डिस्कस किया कि थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था और सबसे पहले इसने वहां पर इंट्रोड्यूस किया, फिर बॉम्बे में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया, एंड देन इन सम पार्ट ऑफ असम, ओके। सो इट वाज ऑप्शन डी। With reference to Ratwari settlement, consider the following statement. The rent was paid directly by the peasant to the government. Okay, हमें क्या बताना है? Which one of the statement given above is are correct? यहाँ तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा सही है अबाउट राटवाड़ी सेटलमेंट, राइट? सो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट तो सही है, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। अभी हमने इसको डिस्कस किया, राइट? जब मैं आपको रैयतवाड़ी सिस्टम इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने क्या बताया कि इसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता था, राइट? देयर वाज नो मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीजेंट। द लैंड रेवेन्यू और टैक्स वाज directly collected from the peasant by the government, right? So statement पहला तो सही है, first statement is right. The government gave patta to the right, okay, yes, ये भी सही है। पट्टा देने का मतलब क्या है? लैंड जिस लैंड पे मतलब जो पीजेंट खेती कर रहा है उस पे उसके राइट को रिकॉग्नाइज किया गया कि मतलब हाँ ये लैंड, दिस लैंड इज एसोसिएटेड विद दिस पीजेंट, राइट? सो यहाँ पे जो लैंड का जो उसका मालिकाना हक है, उसकी ओनरशिप है, वो पीजेंट को माना गया। यहाँ पे बीच में कोई मिडिल मैन नहीं था, जमींदार नहीं था, राइट? सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था तो वो शायद वो एग्जाम मैंने भी दिया था, राइट? वो जिस ये पेपर मैंने दिया था, तो क्योंकि जिस पेपर में आप खुद अपेयर हो वो क्वेश्चन आपको याद रह जाते हैं, क्योंकि जब फिर आप एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तो फिर आप उसके आंसर ढूंढते हैं, उसको मिलाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन से चेक करते हैं, तो वो क्वेश्चन तो याद हो जाता है, ओके। एंड देन तो सेकंड भी सही है, द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, यस, ये तीनों ही सही है। लैंड रेवेन्यू कैसे, मतलब किस हिसाब से तय किया जाता था? वो लैंड का सर्वे किया जाता था और उस पर कितनी पैदावार हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ऑन दिस बेसिस द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। सो ऑल दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट। ऑप्शन ये बी है, यहाँ प्रिंटिंग एरर है, यहाँ बी होगा, यहाँ पे सी होगा। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1, 2 and 3, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given below are two statement, one is labeled as assertion, other is labeled as reason, okay, और हमें क्या बताना है? करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ओके। assertion रीजन का क्वेश्चन है तो देखते हैं ए क्या बोल रहा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, यस, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? परमानेंट सेटलमेंट। Then in Madras, Bombay and Assam province, कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम? They introduced Rayatwadi settlement. And again in the Western India or the part of Punjab and Western UP, they introduced Mahalwadi settlement, right? So अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। So A is the right. It led to create different classes in Indian peasantry, yes, ये भी सही है। Different classes in Indian peasantry, how? अब जैसे जहां पे परमानेंट सेटलमेंट है वहां पे जमींदार क्या है? At those places जमींदार was the middleman, right? Middleman between government and peasant. तो यहां पे क्या है? एक अलग क्लास क्रिएट हो गई जमींदार की। नॉर्मली इंडियन सिस्टम में, इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम में
जमींदार इस तरह का कोई क्लास होता नहीं था, राइट, बट इन्होंने क्रिएट कर दी बाय दिस परमानेंट सेटलमेंट। सो ये सही है, और इसी तरह रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में भी हुआ। सो दिस इज ट्रू, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, सही है। हियर ए इज द राइट आंसर। इसकी वजह से ये हुआ। ओके, सो हियर ए इज द, दोनों में कनेक्शन भी है। सो हियर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज who introduced the system of Mahalwari settlement in Bengal? System of Mahalwari settlement in Bengal. It's Holt Mackenzie, right? It's Holt Mackenzie. Yes, Mahalwari settlement, Holt Mackenzie. Okay. इसने बंगाल के उन एरियाज में महालवाड़ी सेटलमेंट को इंप्लीमेंट किया जहां पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट वाले एरियाज में महालवाड़ी सेटलमेंट नहीं लाया गया, राइट। तो बंगाल के कुछ एरिया में महालवाड़ी सेटलमेंट भी था। सो इट वाज होल्ट मैकेंजी, राइट। आपको ये नाम याद रखना है। आपको ये नाम, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट, इट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। और आइडिया बेसिकली किसका था? आइडिया वाज गिवन बाय सर जॉन शोर। तो परमानेंट सेटलमेंट पे आपको दो नाम याद रखना है, जॉन शोर एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन इन रायटवाड़ी सेटलमेंट, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, ये दो नाम आपको याद रखना है। एंड इन महालवाड़ी सेटलमेंट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ होल्ट मैकेंजी, राइट। तो इनसे क्वेश्चन आता है। तो महालवाड़ी सेटलमेंट ये किसका आइडिया था? होल्ट मैकेंजी का। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Now, who is the exponent of the theory of economic drain? Okay, economic drain of India during the British rule. सबसे पहले ड्रेन थियरी किसने दी थी? बेसिकली से बोला जाता है ड्रेन ऑफ wealth, right? Drain of wealth. First of all, this theory was given by दादा भाई नौरोजी, राइट। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले थ्योरी दी थी। कहां पे? इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक 1901 में पब्लिश हुई थी। और इसी में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, राइट। बाद में और लोगों का भी नाम इस थ्योरी से जुड़ा, और भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, लाइक आरसी दत्त, रोमेश चंद दत्त, ओके, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। सो ये है। और ये क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी क्या? इसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज हैं, वो हमारे रिसोर्सेस को, हमारे वेल्थ को किस तरीके से इंडिया लेके जा इंग्लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं, और रिटर्न में इंडिया को कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। सो इट वाज द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, सो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में वो मैंने आपसे डिस्कस की। और यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following statement correctly define the term drain theory as propounded by दादा भाई नौरोजी? ओके, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थियरी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी, जिसको अभी मैंने डिस्कस किया, उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या कौन सा स्टेटमेंट उसको ड्रेन थियरी को सबसे अच्छे से डिफाइन करता है? ओके, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? दैट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री वर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन,
हाँ ये तो सही है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं, क्या पता इससे भी अप्रोप्रिएट कुछ हो। दैट पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गो, यहां गो नहीं, गॉट, यस ये छुपा हुआ है, यहां पे गॉट लिखा है। ओके वो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे लिखा गॉट है। ओके आई डोंट नो वेदर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि नहीं। दैट पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट दैट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर व्हिच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न। देखो मैंने बोला ना कि ये सही है, बट ये उससे भी ज्यादा सही है, ये उसको और भी ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है। सो बी, बाकी भी देख लेते हैं, मे बी that the British industrialists were being given an opportunity to invest in India, no under the protection of the imperial power, no ये तो गलत है। That the British good were being imported to country making it miserable day by day, no right। So here most appropriate is option B, resource of the country were being utilized in the interest of Britain, ये भी सही है, बट एक्चुअली ड्रेन क्या है, एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ अगर उसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इंडिया से वो एक्सपोर्ट जो इंग्लैंड तो जा रहा है, बट बदले में इंग्लैंड से हमें कुछ मिल नहीं रहा है, राइट। सो इट वाज एज इफ दोज गुड्स, दोज आइटम्स और दोज रिसोर्सेज आर फ्री टू इंग्लैंड, राइट, मतलब फ्री फॉर देम, ये उनके लिए फ्री का ही तो हुआ, बदले में उन्हें हमें कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। सो बी डिफाइंस द drain theory in most appropriate way, so here right answer is option B। okay, now next question is, in 1901 who has published the book Poverty and Un-British Rule in India। अभी मैंने इसको डिस्कस किया जब ड्रेन थ्योरी को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा था, इट वाज दादा भाई नौरोजी, राइट। एंड दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बुक और राइटर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे बुक्स याद करने हैं, ओके, बट सम बुक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन इफ रिटन बाय सम प्रोमिनेंट लीडर, राइट, जिसमें कोई ऐसी रिमार्केबल बात कही गई है, तो कुछ इस तरह की बुक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, राइट। एंड दिस बुक इज वन ऑफ देम, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who of the following were economic critic of colonialism in India? Okay, economic critics of colonialism in India, मतलब जो colonialism है, जो इंग्लैंड ने हमें अपनी कॉलोनी बना ली इंडिया को, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, राइट, उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुआ इकोनॉमिकली, वो किसने उस पर काम किया है, किसने उसे डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे 3 नाम दिए हुए देखते हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर, यस इन्होंने भी किया है। आरसी दत्त, यस इन्होंने तो बहुत अच्छे से किया है। आरसी दत्त, ही रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, और ये आईसीएस ऑफिसर थे, ही वाज द देन आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज, रोमेश चंद दत्त। तो यस इन्होंने, और दादा भाई नौरोजी तो है ही, तो ये तीनों ही हैं। ऑप्शन यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 2 एंड 3। ओके, इन तीनों ने ही किया है। ओके, और भी लोग हैं इसमें, बट 2 आर मेन, दादा भाई नौरोजी ये तो है ही, सबसे पहले ड्रेन थ्योरी की बात इन्होंने की, एंड देन आरसी दत्त, ये 2 नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अरे 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, अभी तो इसे हमने डिस्कस किया, इट्स दादा भाई नौरोजी, राइट, ऑप्शन डी। अब तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने डिस्कस किया इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नौरोजी। अच्छा ये बात तो बता ही दिया है, कौन था पहला इंडियन जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्ट हुआ, इट वाज दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड फॉर
द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हाउस, जैसे हमारे वहां पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह इंग्लैंड के भी वहां पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे हमारे वहां लोकसभा है वैसे उनके वहां हाउस ऑफ कॉमन्स है, राइट, लोअर हाउस। और जैसे हमारे वहां राज्यसभा है वैसे उनके वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, अपर हाउस। ओके, और पहला इंडियन कौन था जिसने हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब वहां पे एमपी बना, हाउस ऑफ कॉमन्स में डायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे हमारे वहां लोकसभा में होता है। ओके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स? इट वाज दादा भाई नौरोजी, राइट। यहां तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसे भी आपको फैक्ट याद रखना है। और किस पार्टी की टिकट पे लड़े थे? इट वाज लिबरल पार्टी, राइट। इनफैक्ट इंडिया में, इंग्लैंड में दो ही प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, आज भी हैं, आज भी यही दो पार्टीज हैं, लिबरल एंड कंजर्वेटिव, राइट। और लेबर पार्टी भी है, बट बेसिकली लिबरल और कंजर्वेटिव में ही सत्ता बदलती रहती है, मतलब एक बार लिबरल तो एक बार कंजर्वेटिव, इस तरीके से चलता है, राइट। कम्युनिस्ट पार्टी तो है नहीं, सो इट वाज लिबरल, कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टी। ओके, दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से लड़े थे चुनाव, किसने उनको टिकट दिया था? लिबरल पार्टी। ओके, नाउ consider the following statement: the most effective contribution made by Dada Bhai Nauroji to the cause of Indian national movement was the। अच्छा, दादा भाई नौरोजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है इन इंडियन नेशनल मूवमेंट? एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तो यही है। बाकी देखते हैं। इंटरप्रिटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रेस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन। नो, इस मामले में इनका कोई कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं है। ये तिलक अगर होते तो ये बात उनके ऊपर एप्लीकेबल थी, और भी लीडर्स हैं, बट ये दादा भाई नौरोजी के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। Stressed the need for eradication of all the social evils before anything else। इन्होंने सोशल रिफॉर्म में तो अपना रोल प्ले किया है, राइट, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, बट ये स्टेटमेंट जिस तरीके से दिया हुआ है कि सब कुछ से पहले सोशल एविल को इरेडिकेट होना चाहिए, तो ये भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ही वॉज आउट एंड आउट पॉलिटिशियन, राइट। और उन्होंने जो बाकी एस्पेक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो बाकी जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है, उस पर ज्यादा हाईलाइट किया है। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। सोशल रिफॉर्म में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, बट ऐसा नहीं है कि ही वॉज सोशल, मतलब ही वॉज पॉलिटिशियन along with social reformer, not social reformer along with politician। तो ज्यादा इम्फेसिस तो इनका पॉलिटिक्स पे ही था, राइट। सो केवल ऑप्शन ए सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। अच्छा, अंग्रेजों ने जो यहाँ पे शासन किया, ब्रिटिश रूल, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट, वन ऑफ द इकोनॉमिक, अच्छा यहाँ चार स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कोई एक ही सही है। ओके, सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज, देखते हैं, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जस्ट ऑपोजिट है, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, राइट। एक समय में जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तब तो वहां पे इंपोर्ट होता था यूरोप में इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, बट बाद में तो इन चीजों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, राइट। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, जस्ट ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल ही गलत है, हुआ इसका जस्ट ऑपोजिट, उल्टा। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन, यस,
ये सही है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ये हुआ, राइट। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन ये भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो तीनों स्टेटमेंट है जस्ट इसका अपोजिट हुआ, राइट। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुआ, इनफैक्ट दे रूरलाइज इंडिया, एक अर्बन कंट्री को इन्होंने एक रूरल कंट्री में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो इंडस्ट्रीज यहाँ की बर्बाद कर दी। और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यस दिस इज ट्रू, इन्होंने कैश क्रॉप को प्रमोट किया फूड क्रॉप की बजाय। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेसिकली, ये क्या है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने ऐसे क्रॉप्स को इंडिया में प्रमोट किया जिनकी जरूरत ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को थी, राइट। सो दे प्रमोटेड दोज क्रॉप्स व्हिच वर नीडेड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज लाइक टी, कॉटन, रबर प्लांट, राइट। सो ऐसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रमोट किया, इंडिगो, ओके। सो ये सही है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which of the following statement correctly explains the impact of industrial revolution on India? Okay, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये एक फिनोमिना है जो 1750s ऑनवर्ड्स सबसे पहले ब्रिटेन में आया, राइट। और इसमें क्या हुआ था, हैंडमेड गुड की जगह मशीन मेड गुड्स ने ले ली, नए नए मशीनों का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, जैसे स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट, पावर लूम बाय कार्टराइट, राइट। तो इस तरीके से बहुत से आविष्कार हुए और धीरे धीरे जो है वो हैंडमेड गुड्स की जगह फैक्ट्री मेड गुड और मशीन मेड गुड ने उसको रिप्लेस कर दिया, राइट। सो दिस वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओके। ये सबसे पहले इंग्लैंड में आया और ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या हुआ। उनके लिए अच्छी बात थी बट इंडिया पे तो उसका केवल ही नेगेटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, राइट। सो देखते हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड, यस ये तो सही है। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द लार्ज नंबर, ये तो उनका पर्पस ही नहीं था। अगर उन्होंने यहाँ पे मशीन इंट्रोड्यूस किया होता तो उनका पर्पस ही डिफीट हो जाता। एक्चुअली उन्हें क्या करना था, यहाँ से रॉ मटेरियल की सप्लाई करनी थी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज में जिसकी मांग थी, रिक्वायरमेंट थी, और वहां से फिनिश्ड गुड इंडिया में भेजना था ताकि वो यहाँ पे उसके कस्टमर मिले, वो बिके यहाँ पे, राइट। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। रेलवे, हमें आंसर तो अपना मिल ही गया क्योंकि एक ही इसमें से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां नीचे कोड भी है क्या? नो। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये हुआ, रेलवे लाइंस बनाई गई लेकिन ये आगे चल के हुआ, राइट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस समय ऐसा नहीं हुआ, तो इस फेज में तो ये एप्लीकेबल नहीं है। हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, सवाल ही नहीं उठता। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते जिन्हें देखते ही आप गलत मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो। जैसे ये मतलब उन्हीं की गवर्नमेंट है इंडिया में और अपने ही जो प्रोडक्ट है उनको इंडिया में लाने के लिए वो हैवी ड्यूटी लगाएंगे, तो ये तो देख के ही मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस से ही आप इसे गलत कर सकते। सो हियर ए इज द राइट आंसर, ओके। इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, राइट। सो these are some of the very important question related to this topic, economic impact of British rule, right। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, राइट। लेट मी एक्सेप्ट इट, जल्दी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता, बट यहाँ पे क्योंकि मोस्टली इसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस थे तो थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि इसमें 24 क्वेश्चंस थे, ओके। 24 क्वेश्चंस थे, तो अगर 18 19 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो इट मींस कि आपका इस टॉपिक पे अच्छी कमांड है, ओके। और अगर इससे कम है तो फिर आप एक बार इसे रिवाइज करिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, ओके।